हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटनाचक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। इसमें अभी तक हमने इसके 3 मेजर टॉपिक को कवर किए लिया है, जिसके अंतर्गत आपकी भारत की संवैधानिक स्थिति से मूल कर्तव्य तक के जितने भी टॉपिक इसके हैं उनको कवर किया जा चुका है। आज जो कवर किया जाएगा उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और वरीयता अनुक्रम के बारे में। तो टोटल इसमें आपके आज 5 चैप्टर को कवर किया जाएगा। यह जो सीरीज है इसमें आपके 1990 से 2024 तक के जो भी प्रश्न पत्र हैं और यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के और अन्य जैसे आईएएस और भी जितने भी स्टेट पीसीएस उनकी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। तो इसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर जो दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन करके प्लेलिस्ट है, वहां पर आप इसमें देख सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ और भी जो इसमें क्लास प्रोवाइड की जाती है उन सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक आता है जिसके अंतर्गत आता है पहले नंबर पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो इसको नोट्स के संदर्भ में पहले समझते हैं, फिर बाद में इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत एक राष्ट्रपति होगा भारत का, और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों जिसमें राज्यसभा और लोकसभा एक निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था और इसे 1/6/1995 से प्रभावी बनाया था, द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे और राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। और अनुच्छेद 53 का क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। राष्ट्रपति संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं, जिसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो इस तरीके की इसके लिए अर्हताएँ होंगी। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 पछतावत 50 अनुमोदक होना चाहिए। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि जो कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है, उसमें अनुच्छेद के 56 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज का के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56 के क्लॉज 2 के अंतर्गत। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से होता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे 2026 के पश्चात से पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया और अनुच्छेद 59 का क्लॉज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने पर रिक्त तारीख से रिक्त कर दिया गया। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित होता है और भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों और उनकी उपस्थिति में
उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। उनको जो इनकी उपस्थिति में शपथ जो दिलाता है वह उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश इनको दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह हो। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56(1) का क्लॉज खा कहता है सब क्लॉज खा कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 61 का क्लॉज 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रायस्थापना किसी एक संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं होती है, और जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने की प्रस्तावित किया गया हो, और इस प्रकार पर 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/4 सदस्य पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और उस सदन की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प भी पारित होना चाहिए जो अनुच्छेद 62 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर के कारण हुई है, तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रीति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह वेतन से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और अनुच्छेद 78 को में राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं, और अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 87 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ सम्मिलित राष्ट्र संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा और अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा धन विधेयक पर पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श से अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता और किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस तरीके से ये इसकी उपरोक्त व्याख्या रही है। चलिए तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक पहले अंतरिम राष्ट्रपति रहे। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर इनको इसका पद दे दिया गया था। इनका जो कार्यकाल देखा जाए तो इन्होंने 3 कार्यकाल तक कार्य किया। फिर आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। जाकिर हुसैन जो कि तीसरे राष्ट्रपति रहे। चौथे वायरागिरी वैकुंठगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। वारागिरी वैकुंठगिरी जो रहे हैं वह भी आपके 6वें राष्ट्रपति रहे। इसके अंतर्गत डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 रहा। BD जत्ती कार्यवाहक रहे। नीलम संजीव रेड्डी, फिर उसके बाद ज्ञानी जेल से R वैकुंठ रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम। फिर आते हैं प्रतिभा देवी पाटिल जो कि 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2017 तक रहीं, जो कि प्रथम महिला रहीं।
फिर प्रणब मुखर्जी, फिर आती है रामनाथ कोविंद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जो कि 22 जुलाई 2022 को पद धारण की थी और अभी तक वर्तमान में पद को सुशोभित कर रही हैं। तो इस तरीके से ये भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए तो अब इनके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि भारत एक गणराज्य और इसका तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वह निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कारण मतलब कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, और कारण कहता है कि भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत बता दें आपको कि पहला कथन तो इसमें सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी होगा कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटेन का राजा जो होता है वंशानुगत होता है, दोनों में भिन्न है। और भारत का राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वास्तविक प्रमुख होता है, और ये दोनों भिन्न हैं। नेक्स्ट आता है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन कहता है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण कहता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें आपका कथन तो सही है, लेकिन आपका कारण जो है वह गलत है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। व्याख्या को देख लेती है कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और संघीय कार्यपालिका भारत का मुखिया राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं जो होते हैं वह अभ्यारोपित की गई हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यह सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है। कि भारतीय संविधान के एक जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका इसमें निहित होगी, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो भारत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो केवल एक होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो यह आपकी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों की किस में निहित होती हैं? तो वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, और दूसरा कथन आता है कारण आता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें एक कूट दिए गए हैं, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि इसमें ए और आर दोनों सत्य भी हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो इसके कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट आता है जो कि सही स्पष्टीकरण भी करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो इस तरीके से कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कथन और कारण के संदर्भ में कि कथन कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और कारण कहता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से देखा जाए तो इसमें आपका कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है।
कि इसके अंतर्गत आता है कि कथन और कारण का कोई सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये जरूरी नहीं होता है। तो अपनी अपनी जगह दोनों सही तो है, लेकिन एक दूसरे के कथन और कारण को स्पष्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन और कारण दिया गया है कि कथन कहता है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित होता है, और कारण होता है कि प्रधान सैन्यपति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें आता है आपका ऑप्शन सी कि इसमें ये सही है परंतु आर गलत है, कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति होता है, और ये दूसरा वाला कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति में विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती है, तो ये आपका गलत है। इसके संदर्भ में व्याख्या को देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 53 के क्लॉज 2 में के अधीन संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है, और इस प्रकार से कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो यह किस पर लागू होता है? तो यह आपको भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है, कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं जिनकी कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, और वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, और राष्ट्र वास्तव रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इस कारण से ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आता है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण कहता है कि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभा और निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है, तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि सही स्पष्टीकरण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो यह एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा भी किया जाता है और आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी किया जाता है, तो इसमें बी और सी आपका दोनों ही सही है। अब आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य के संदर्भ में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य के संदर्भ में देखा जाए तो पहला आता है कि संसद दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य होता है, दूसरा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका देखा जाए तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों का भी सदस्य होता है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी की निर्वाचित सदस्य होते हैं, इस कारण ऑप्शन डी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन ए आता है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर का, जिसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों में भाग लेने का अधिकार है वे कौन कौन से हैं? वह दिल्ली और पुदुचेरी होते हैं, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वह इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, दूसरा आता है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा आता है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, और चौथा आता है कि सभी राज्यों के राज्यपाल एवं उपराज्यपाल। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपका कोई भी कथन नहीं है, कि ना पहला दूसरा है, ना दूसरा तीसरा, ना 1 2 3, ना 1 2 3 4 है। तो इस तरीके से इसमें कोई उत्तर नहीं दिया गया है, इसमें पहले ही आपको बता दिया गया है कि कौन कौन इसमें शामिल है। अब आता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं।
तो इनमें कौन कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन ई आता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी ई होगा इसमें कि उपयुक्त में से नहीं, इसमें आपका होगा ऑप्शन डी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य हों। ऑप्शन ए लोकसभा के चुने गए सदस्य, ऑप्शन बी राज्यसभा के चुने गए सदस्य, ऑप्शन तीसरा आता है राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, चौथा आता है राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन ए केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन यह गलत है। नेक्स्ट आता है निम्न में से राष्ट्रपति का चुनाव प्रकरण सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव हो जाना आवश्यक है। फिर ऑप्शन बी आता है कि राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। ऑप्शन सी आता है कि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। और ऑप्शन डी आता है कि निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के अधिकार के आधार पर राष्ट्रपति चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा। कि इसके अंतर्गत देखा जाए, एक व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 62 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर किसी विधानसभा की बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 71 का क्लॉज 4 के उपबंध के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती और निर्वाचक मंडल अपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के आधार पर ना तो स्थगित किया जाता है, ना ही अवैध तरीके से ठहराया जा सकता है। और किसी राज्य की विधानसभाओं को भंग कर दिए जाने के कारण जो निर्वाचक नामावली है वह अधूरी रहती है। तो इस कारण से यह सही नहीं है। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों का होना अनिवार्य होता है और कम से कम 50 इसमें निर्वाचकों द्वारा इसका अनुसमर्थन भी किया जाना चाहिए। और 1997 की पूर्व यह जो व्यवस्था थी उसमें 10 निर्वाचक तथा 10 प्रस्तावक एवं 10 अनुमोदक होते थे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मत का मूल्य बताना है, मूल्य राज्य की संख्या बताना है, जिसमें राज्य की संख्या बटे राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100 की संख्या। दूसरा आता है कि एक निर्वाचित सदस्य संसद के मत का मूल्य बराबर सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या होती है। और इसमें तीसरा कथन आता है इसके अंतर्गत कि आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है कि केवल 2 ही इसमें सत्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनुच्छेद 55 में वर्णित है, जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य जो होता है वह राज्य की जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000 के संदर्भ में होता है।
और आपका जो प्रश्न में दिया गया है उसमें 100 की संख्या दी गई है, उस कारण से ये गलत है। और इसमें जो अनुच्छेद 55 का तात्पर्य जनसंख्या के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें होता है कि वर्ष 2026 तक के पश्चात पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े के प्रकाशित होने कर उसे 1971 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या हो और जो कि संसद के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य बराबर सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मान बटे निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होता है। और दोबारा में राष्ट्रपति का चुनाव 2002 में 4,896 मतदाता थे, जिसमें 2022 में संपन्न होने वाले 16वें राष्ट्रपति चुनाव में मत देने वाले योग्य निर्वाचकों की संख्या 4,796 रही थी। अब आता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। दूसरा आता है कि लोकसभा के सदस्यों को वोट डालने का या वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य के बराबर होता है या मूल्य के अधिक होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका केवल एक ही कथन इसमें सत्य है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने वाले के लिए अर्ह है। दूसरा आता है कि निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होगी उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान उतना ही अधिक होगा। तीसरा आता है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है। चौथा आता है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या में अनुपात अधिक होता है। तो उपयुक्त कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देखा जाए इसमें तो केवल एक कथन सत्य है। चलिए तो जान लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। AIS के प्री में 2023 में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। व्याख्या को देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ना होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं। जैसे पहला कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा आता है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा आता है केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य या संसद या विधानसभाओं के नाम निर्दिष्ट सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य उतने मत होते हैं जितने कि 1000 के गुणित उस भागफल में हो। राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर आए और अतः विधानसभा सीटें अधिक होने पर राज्य के प्रत्येक विधायक के वोट का मान कम होगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 131 होता है, जबकि केरल के एमएलए का वोट का मान 152 होता है। और पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान 16 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का मान इसमें 8 होता है। पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों में अनुपात अधिक होता है। तो इस तरीके से इसकी उपरोक्त व्याख्या है। क्वेश्चन आता है कि भारत के 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मूल्य कितना था? 129 था। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि ऑप्शन ए होता है कि वह स्वयं प्रत्याशी हो, ऑप्शन बी आता है कि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना हो, और ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और ऑप्शन डी आता है कि वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन सी होगा कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य विधानमंडल के उच्च सदन या विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते और यह मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य होता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित संख्या से द्वारा विभाजित कर भागफल का 1000 के गुणकों के बराबर प्राप्त होता है। वर्तमान स्थिति में 1997 की जनगणना से तात्पर्य किस वर्ष के द्वारा वर्तमान स्थिति को दिखाया गया है?
तो इसमें जो दिखाया गया है इसमें आपका ऑप्शन सी क्योंकि 1971 को है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 1997 में पूछा गया है। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो यह 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे अब 2026 की पहली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इसे प्रकाशित होने पर निर्धारित किया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में यह 2026 है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही नहीं है, जिसमें पहला होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में नहीं है, दूसरे निहित है। दूसरा ऑप्शन बी आता है कि किसी उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावकों 50 अनुमोदकों की हस्ताक्षर सूची जमा करनी होती है। ऑप्शन सी आता है कि विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। और ऑप्शन डी आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत कौन होगा, तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो इसमें पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए पढ़ा लिखा की अर्हता नहीं होती है और इसमें अर्हता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के क्लॉज 1 में राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के संदर्भ में कहा गया है। अब आता है भारतीय राष्ट्रपति के विषय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए और दूसरा आता है कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो। तीसरा आता है कि उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको, तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि इसमें दूसरा जो है वह सत्य है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। पहला तो एक भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और इसी कारण से इसमें ये योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट आता है कि एक सांसद या विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु ऑप्शन ए कि वह चुनाव लड़ने से पूर्व उसे सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। ऑप्शन बी उसे अपने निर्वाचन से 6 माह के अंतर्गत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी आता है इसके अंतर्गत कि उसे निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और ऑप्शन डी कि एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि यह संसद के संविधान के अनुच्छेद 59 के क्लॉज 1 के अनुसार कि यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर लिया है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो कितनी भी बार हो जाता है। ऑप्शन डी होगा। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57 होगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की कोई विवाद है तो उसे विवाद को सौंपा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पहला कथन कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। और दूसरा आता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जाता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनका निर्वाचन अभी होना शेष है। और तीसरा आता है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देने होती है। तो इनमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी आता है कि इनमें कोई भी कथन सही नहीं है। AIS प्री में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 71 के क्लॉज 1 के अनुसार कहा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों संख्याओं का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उसका विनिश्चय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71 के क्लॉज 2 के अनुसार यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी विनिश्चय की तारीख को उससे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में अविधिमान्य नहीं होता है। और अनुच्छेद 71 के क्लॉज 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उनके निर्वाचक गण के
सदस्यों के किसी भी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता और भारत के राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाता है। और कुछ राज्यों की विधानसभा विकसित हो जाती है और उसके निर्वाचन होने अभी बाकी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने पर उस पर अनुमति देने की कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया और इस प्रकार कोई भी प्रश्न सही नहीं है। अब आता है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए कि से अपने तारीख से निर्वाचन की तारीख से, ऑप्शन बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, ऑप्शन सी आता है कि अपने पद ग्रहण के दिन से, ऑप्शन डी निर्वाचित होने की घोषित तिथि से। तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से एक दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो वह उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 300 में अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी आता है 76 और 61, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यावधि समाप्ति के पूर्व ही पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, 61 आर्टिकल। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, तो ऑप्शन ही होगा। संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के तो भाग होते हैं परंतु महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं होते हैं, तो यह राज्य की विधानसभाएं होती हैं। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति का रिक्त किस स्थान पर भर लिया जाता है, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति 6 माह में भर ली जाती है। नेक्स्ट आता है कि पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दिशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक होना चाहिए, तो यह ऑप्शन डी होगा कि रिक्ति की तिथि से 7 माह बाद होगा। नेक्स्ट आता है 59 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है, यह 6 माह है। नेक्स्ट आता है कि जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत और अन्य कारण से अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यह 6 माह होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने की स्थिति में भारत राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। नेक्स्ट आता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो इसमें ऑप्शन ए राज्यसभा के उपसभापति, ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आता है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब आता है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हैं तो कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है, तो वह भारत के प्रधान न्यायाधीश होते हैं। और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति अस्थायी तौर पर नामांकित अधिकारी धारण करेगा, तो वह कौन करता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट आता है कथन और कारण में कि कथन कहता है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और कारण कहता है कि राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है।
तो इसमें ये ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, सही स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि कथन और कारण सही है लेकिन स्पष्ट नहीं करता है। ऑप्शन सी इसके अंतर्गत दिया गया है कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। तो कथन गलत है, कारण सही है। तो इसमें आपको सही व्याख्या बतानी है, तो इसमें आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें जो उत्तर होता है इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह संसदीय व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। और अनुच्छेद 361 के क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा दिए गए शासकीय कार्यों की विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्राप्त करते और अनुच्छेद 361 के क्लॉज 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता है। परंतु अनुच्छेद 361 के क्लॉज 4 के तहत प्रावधान में उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा करने वाली दीवानी या सिविल मुकदमा तत्संबंधी विस्तृत लिखित सूचना उन्हें और उनके कार्यालय में देने के लिए 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। तो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर इसे भंग किया जा सकता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। अब आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि 108वें अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किसी एक को बुलाता है, तो वह राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने के संदर्भ में होती है। तो यह जो है वह राष्ट्रपति का आशय होता है, तो ऑप्शन ए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का आशय अभिव्यक्ति की भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहूत करने की सूचना के संदर्भ में उचित होता है, क्योंकि इस अनुच्छेद में 108 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक पर कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है और राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने, मत देने के प्रयोजन करने के लिए सदनों को संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने पर आहूत करने के आशय की सूचना होती है। यदि वे बैठक में है तो संदेश द्वारा ये बैठक में नहीं है तो लोगों का सूचना द्वारा देना होगा। नेक्स्ट आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति के आशय की। भारत के राष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है कि वह दोनों सदनों की सदन चर्चा में भाग लेता है। इसमें ऑप्शन ए संसद का एक संगठक भाग है, ये सही है। ऑप्शन सी कि प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी भी सही है कि वह किसी भी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, और इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है। कथन है, कारण कहता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता है। तो इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें आपका जो कथन है वह ऑप्शन ए सही है कि इसमें कथन और कारण दोनों सही और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो यह जब विधेयक को अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है, मतलब कि जब राष्ट्रपति सहमति दे देता है तो कोई भी विधेयक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह विधेयक कौन सा है, वह भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से राष्ट्रपति में किस एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसकी शब्दावली जेबी निषेधाधिकार का कहा जाता है।
तो यह ज्ञानी जेल सिंह के संदर्भ में कि जब 1986 में ज्ञानी जेल से राष्ट्रपति थे तो उस टाइम पे भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक को संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया था और राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है और वह इस पर सहमति देने और सहमति रोकने की ना तो घोषणा करता है ना ही इस पर पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो इस शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में पारित किसी बिल को अस्वीकृति रोक देता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित कर लिया जाता है तो निम्नलिखित में से उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार किसको होता है, तो यह राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ हैं। पहला कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होना, दूसरा विधेयकों की आपत्तियों सहित वापस भेजना, तीसरा विधेयकों को रोक कर रखना, चौथा क्षमा प्रदान करना, पाँचवां संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, छठा संसद को संदेश भेजना, सातवां न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका दूसरा, तीसरा और छठा सही है। तो कौन कौन सा कि विधेयकों की आपत्तियों सहित भेजना, फिर आपका आता है विधेयकों को रोक कर रखना और इसके अंतर्गत आपका एक आता है संसद को संदेश भेजना। तो इसमें दूसरा, तीसरा और छठा इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह की लेना अनिवार्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए होता है राजदूतों की नियुक्ति के संदर्भ में, ऑप्शन ए विधेयकों की स्वीकृति के संदर्भ में, ऑप्शन सी राज्यपालों द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति में और ऑप्शन डी आता है लोकसभा संभंग करने में और ऑप्शन ई संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति में। तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा कि यह विधेयकों को स्वीकृति देने के संदर्भ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83 नंबर का कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है, अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियाँ हैं। पहला कि बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, दूसरा कि इसमें संसद का अधिवेशन बुलाना, तीसरा किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, चौथा जो आता है इसमें आता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, पांचवा आता है राज्यसभा द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, छठा किसी विधेयक को रोक कर रखना, सातवां किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, आठवां किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद में पुनर्विचार का हेतु कहना है इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको सही उत्तर बताना है। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा होगा। तो इसमें जो आपका सुमेलित करने के लिए जो विचार करने के संदर्भ में एक स्वाविवेकी शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें तीसरा जो है तीसरा आता है, इसमें छठा आता है, सातवां और आठवां इसके अंतर्गत सही आते हैं। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन ई इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे सहमति दी। तो वह अनुच्छेद की सहमति 123 के अंतर्गत देता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक बना रखा जा सकना अनिवार्य है, 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा, तीसरा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें पहला और तीसरा आपका कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति किसकी करता है। तो भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करता है और एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के
सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गणों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, अनुच्छेद 160 में करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है, तो यह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। ये अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 है। नेक्स्ट आता है ये भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श का स्वीकार करना है। ऑप्शन बी आपातकालीन शक्तियाँ। ऑप्शन सी आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने आगे बढ़ाने की शक्ति। ऑप्शन डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के स्वीकार अथवा अस्वीकार करता है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए होगा कि यह शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। कि अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श करने की शक्ति होती है और उस पर परामर्श के स्वीकार को बाध्यता नहीं होती है, तो उस कारण से ऑप्शन ए सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि संविधान के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सदस्य भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो इस संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना इसकी शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, वह न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम, पाँचवा परिविलंबन, छठा रोक और आत्मा निरंतरता। तो इसमें आपकी जो शामिल नहीं है वह रोक और निरंतरता नहीं है, लेकिन इसमें जो ये 5 हैं यह पाँचों इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति में क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? पहला वास्तविक और लोकप्रिय, दूसरा औपचारिक और विधिक, तीसरा राजनीतिक और नाम मात्र और चौथा संवैधानिक और नाम मात्र। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें दूसरा और चौथा जो है वह सही है, तो ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? पहला आता है वह संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के आयोग के प्रतिवेदन को। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा कि यह पहला, तीसरा और चौथा के अंतर्गत यह ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है? ऑप्शन ए साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन बी वित्तीय बिल के पुनर्विचार हेतु लौटाना, ऑप्शन सी आता है कि लोकसभा को भंग करना और तो ऑप्शन डी आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन बी है कि इसमें आता है कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? वह राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट आता है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार राज्य से थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और लगातार 3 अवधि तक ही रहे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन रहे? बी गिरी थे। नेक्स्ट आता है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से चुने जाने के अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें आता है कि इसमें आपको राष्ट्रपति और उनकी का समावधि बताना है। तो इसमें जो फखरुद्दीन अली अहमद रहे उनका जो সময়काल रहा वह 1974 से इनका कार्यकाल जो रहा 1973 तक रहा, 1974 से 1977 तक रहा। फिर आते हैं एन संजीव रेड्डी जो 1997 से 1982 में रहे। फिर आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969,
और बीबी गिरी का 1969 से 1974। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूरे भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे, मतलब कि ये नहीं रहे, लेकिन ये जो तीनों जो लोग हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमण, ये तीनों जो है वह इस पद पर रहे हैं। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी रहे। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष में रहे? नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाता है? वह डॉक्टर राधाकृष्ण है, क्योंकि इन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब कि हैं, और यह सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दार्शनिक राजा अर्थात दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, जो एक दार्शनिक और शिक्षाविद थे। नेक्स्ट आता है कि भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? बीबी गिरी संबंधित थे। कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट आता है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस M हिदायतुल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में रही, वह 12वीं राष्ट्रपति रही। नेक्स्ट आता है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कौन रही? तो इसमें ऑप्शन ई आता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जुलाई 2022 में जब राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था तो उस टाइम पे झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अधिकृत स्वीकृत उम्मीदवार थी रही, और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष द्वारा अनुसमर्थित उम्मीदवार थे। इस चुनाव विजय के उपरांत द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, जबकि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 17वां है। और प्रश्न में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में पूछा गया है, और जुलाई 2022 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में जो चुनाव था वह 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। तो नेक्स्ट आता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्यपाल रह चुके हैं? तो वह जाकिर हुसैन रहे हैं, जो कि बिहार के राज्यपाल रहे हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो यह बीबी गिरी रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन स्लूटियन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ब्रिटिश वास्तुकार एडविन स्लूटियन द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, जो भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात वायसराय के आवास के रूप में इसे जाना जाता है, और 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित कर सरकारी आवास कर दिया गया, और 21 जून 1948 को C राजगोपालाचारी इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने, और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समय में इसे राष्ट्रपति आवास के रूप में जाना जाने लगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके टोटल 124 क्वेश्चन थे, उनको सॉल्व किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। तो भारत में किसकी तर्ज पर उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर। आधिकारिक क्रम में देखा जाए तो यह राष्ट्रपति के बाद आता है, और संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति का संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यावर्णीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66 का क्लॉज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता देखी जाए तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हों। इसका उल्लेख किया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन, जो कि 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है।
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है और अनुच्छेद 67 की तुक के खंड का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड खा के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया और वह लोकसभा में सहमत हो। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति के या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्ति में किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में कि भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे, जिनका कार्यकाल 1952 से 62 तक रहा। उन डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1962 से 67। तीसरे आते हैं बीबी गिरी, चौथे आते हैं गोपाल स्वरूप पाठक, पाँचवें वीडी जत्ती, छठे आते हैं एम हिदायतुल्लाह जो कि न्यायमूर्ति रहे हैं। 7वें नंबर पर आर वेंकटरमन, 8वें नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, 9वें नंबर पर के आर नारायण, 10वें नंबर पर डॉक्टर के कृष्णकांत, 11वें नंबर पर भैरव से शेखावत, 12वें नंबर पर मोहम्मद हामिद अंसारी, 13वें नंबर पर एम वेंकटैया नायडू और 14वें नंबर पर जगदीप धनखड़ रहे हैं, जो कि वर्तमान से अभी तक 2022 में इनको नियुक्त किया गया, तब से अभी तक जगदीप धनखड़ ही उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। चलिए तो इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि इनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वह एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य जो होते हैं वह संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य आते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। तो तरह से होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो यह कौन करता है। पहला लोकसभा के सदस्य, दूसरा राज्यसभा के सदस्य, तीसरा विधानसभाओं के सदस्य और चौथा विधान परिषदों के सदस्य। तो इसके अंतर्गत जो देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य होते हैं। तो निर्वाचक मंडल के सदस्य के अंतर्गत इसमें 788 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा आता है कि राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वह दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर में देखा जाए तो ऑप्शन ए सही होगा कि केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वक्तव्य दिया गया है कथन और कारण के संदर्भ में। कथन कहता है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। और कारण आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन और कारण सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं, जो कि एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये और इसमें ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। दूसरा आता है कि वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सत्य है। कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के क्लॉज 1 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और 66 के क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्यावर्णीय मत द्वारा होता है, जिस कारण से दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। उपराष्ट्रपति होता है। तो कौन सा असत्य दिया गया है। पहला आता है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा कथन आता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तीसरा आता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और चौथा आता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आता है कि उपराष्ट्रपति के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन आता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा आता है कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरा आता है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा आता है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला और चौथा इसके अंतर्गत आपके कथन सत्य हैं। व्याख्या को देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, जिस कारण से पहला कथन गलत है। दूसरा आता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और सामान्य बहुमत से पारित का संकल्प लोकसभा में सहमत हो और हटाया जा सकता है, जिस कारण से चौथा गलत है। और दूसरा और तीसरा इस कारण से सही है क्योंकि यह औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, किस संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कहता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होंगे। दूसरा आता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन के उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका जो देखा जाए तो केवल एक ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी होगा, जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय की विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए घोषणा का कारण अविधि मान्य नहीं होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि भारत का उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखा जाए तो पहला कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। इनके उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग, आपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपके चारों ही कथन इसके स्पष्टता सही है, तो इसमें चारों ही कथन सही है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि किसी कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि में संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। दूसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें जो देखा जाए तो दूसरा और तीसरा जो है उसमें सत्य है, तो ऑप्शन सी इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। तो इसमें आपको सही उत्तर की व्याख्या बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए होगा कि यह राज्य परिषद के संदर्भ में से हटाया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, तो एक इसमें किया जाता है। तो यह आपका केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो वह राज्यसभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें सही युग्म बताइए जो कि दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो ये जो रहे हैं यह डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं और बीबी गिरी जो रहे हैं वह दोनों ही जो रहे हैं इनके संदर्भ में कि उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। नेक्स्ट आता है इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और ये शंकर दयाल शर्मा के द्वारा उपराष्ट्रपति का पद निभाया गया है। क्या बात है इसके अंतर्गत नेक्स्ट कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए आता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन बी आता है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम
5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से समय सम्मिलित है। ऑप्शन डी आता है जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि इसमें ये वाला जो है वह इसमें ऑप्शन मतलब कि ये इन सभी कथनों में से सही नहीं है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन से नंबर के रहे हैं। तो हामिद अंसारी 12वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। कि मोहम्मद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के रूप में अनुसार क्रमांक इनका 12वां था, और जो अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाए तो वर्तमान में जगदीप धनखड़ का स्थान आपका 14वें नंबर का आता है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वह फ्रेश होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में संक्षिप्त में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह स्वीकार करेगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे शामिल किया गया। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 का क्लॉज 2 के अनुसार इस प्रश्न में किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है, या दी है तो क्या दी है। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 का 1 का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान के संशोधन अधिनियम जो कि 91वां संविधान संशोधन है 2003 के प्रावधान इसमें शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 75 का क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है, और कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्रीय उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित होते हैं, और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, और इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और अनुच्छेद 75 के क्लॉज 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना पद त्याग राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक की अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, और अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन और विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। और 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, और वर्तमान में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मंत्रालयों की संख्या 53 है। तो इस तरीके से ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में संक्षिप्त तौर पर है। चलिए तो अब इनके रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत के सरकार का कानूनी नाम क्या है? द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट इंडिया है। कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है, जिसके अनुच्छेद खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से बाद ला सकेगी या उस पर बाद लाया जा सकेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरी आती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा आता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा आता है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वह सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नियुक्त होता है, तो ऑप्शन डी होगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, वह केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है।
कि अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिनका प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है, और इसमें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों को 78 में दायित्व किसके होते हैं? प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कहता है कि भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणियों जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री में वर्गीकृत है। दूसरा आता है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इसके अंतर्गत सही होगा। तो इसमें देखा जाए तो इसमें केवल 2 सही होगा, कि ऑप्शन 2 जो है इसमें सही है कि इसमें 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसकी एक मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण विशिष्ट संसदीय परंपरा पर आधारित है और वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री आते हैं, और मंत्रियों का वेतन और भत्ता 1952 में उपमंत्री के अंतर्गत होता है, और इसमें कथन एक असत्य है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए अनुच्छेद 75 का खंड 1 के पश्चात अंतः स्थापित नए खंड को तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या को 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है। कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट आता है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वह अनुच्छेद 352 है। नेक्स्ट आता है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला आता है कि एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और दूसरा आता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो आपका जो दूसरा कथन है वह सत्य है कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 के संस्तुति के आधार पर 1970 में इसका गठन किया गया और इसके प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संघ सरकार के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा आता है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा कि केवल 2 होगा। कि नेक्स्ट आता है कि संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं। तो वास्तविक एवं कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती हैं। तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नौकरशाही। तो जो वास्तविक एवं कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती हैं वह प्रधानमंत्री के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन किया जाता है। और दूसरा कथन आता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम पर हुई कहीं जाएंगी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन 1 जो है वह सही है, क्योंकि इसमें केवल एक कथन आपका ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 50 नंबर का कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो उसके अंतर्गत बताना है। तो इसके अंतर्गत अगर वो उसके सदस्य हैं तो उन्हें वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष पर वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसमें। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित होता है। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति से संबंधित अनुच्छेद जो आता है वह अनुच्छेद 75 आता है।
अब नेक्स्ट आता है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में ऑप्शन ए कि जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी आता है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। और ऑप्शन सी आता है कि संसद के दोनों सदनों में किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी आता है कि आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा कि ज़रूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो और वह 6 माह के अंतर्गत आवश्यक रूप से दोनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की होती है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री को किससे संबंधित कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है कि भारत का प्रधानमंत्री के संदर्भ में कि ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने मंत्रियों की चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी कि इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। ऑप्शन डी कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है और क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो इसमें बताना है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सी होगा कि वह अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए मंत्रियों का या व्यक्तियों का चयन करने के लिए पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत क्वेश्चन कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कब तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट आता है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, 6 माह बाद हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो यह नहीं है और ये सभी सही हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद किस किस के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? पहला दिया गया है लोकसभा के प्रति, दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ऑप्शन तीसरा दिया गया है अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत, तो चौथा दिया गया अनुच्छेद 74 के क्लॉज 3 के अनुसार। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा क्योंकि यह पहला, दूसरा, तीसरा इनके अंतर्गत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन है वह है नहीं, तो इसके कारण इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इसमें अगर जैसे कुछ नहीं है तो यह इसमें ऑप्शन में संसद जो दिया गया है तो इसके निकटतम है, तो इसमें यही इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा के प्रति होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है या लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा आता है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन एक कारण दिया गया है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो आपका कथन गलत है, कारण सही है, तो ऑप्शन डी है कि कथन आपका इसमें गलत आएगा और कारण सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि केंद्र ने मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो इसके संदर्भ में यह बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखा जाए तो दूसरा और तीसरा कथन सत्य है, जो कि केवल दूसरा और तीसरा आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं पर उसके परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व। और ऑप्शन डी, अपनी पदावधि की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का वहन करेगा। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो किसके अधीन? विधायिका के अधीन। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री रख सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वास प्रस्ताव को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि किस सदन में सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो किस पर देना पड़ता है? तो इसमें ऑप्शन ए होगा कि लोकसभा के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत कर्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसमें स्पीकर की होती है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है? 50 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कि विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं होता है। दूसरा आता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्थापित किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें देखा जाए तो पहला और दूसरा इसमें सही है, और पहला और दूसरा इसके अंतर्गत सही है। नेक्स्ट आता है कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में इसमें 3-4 कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए कि 15 अगस्त 2023 को 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए। ऑप्शन बी में लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया। ऑप्शन सी कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। और ऑप्शन डी आता है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें कौन सा आपका उत्तर सही होगा। तो इसके अंतर्गत इसमें कोई भी उत्तर इसमें सुमेलित नहीं किया गया है। तो इसमें आता है कि 15 अगस्त 2003 को लोकसभा को 28वां विश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव पेश किए गए थे। और जब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में प्रतिवर्ष अधिकतम 1.89 विश्वास प्रस्तावों का सामना किया था और उसके लगभग 1.59 वर्ष के कार्यकाल में कुल 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। लोकसभा के नियम 198 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की किसी सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा स्पीकर को नहीं बल्कि लोकसभा सचिव को देनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः प्रश्नगत इसमें ए और सी के कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सी एक स्थिति नहीं है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। ऑप्शन बी आता है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठबंधन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। ऑप्शन डी आपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर कई सरकार बनने पर अपने पदभार का निर्वाह करेगी। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा क्योंकि यह इसके अंतर्गत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का कि प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री रहे हैं। तो वह कैलाश नाथ काटजू रहे हैं। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन रहे हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर षणमुगम शेट्टी रहे हैं क्योंकि इनमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से किसी भी ऑप्शन में प्रथम वित्त मंत्री का उल्लेख नहीं है।
नेक्स्ट आता है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके कानून मंत्री रहे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें तीसरा आता है कि CH भाभा, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। तो इसके साथ आपका ऑप्शन डी है कि केवल 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं, तो 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के अनुसार सुमेलित करके बताना है। तो इसमें देवगौड़ा और जो चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही सुमेलित करके बताना है। तो इसमें जो देवगौड़ा जो रहे हैं उनका कार्यकाल 1989 से 90 तक रहा है। फिर आते हैं चंद्रशेखर, जिनका कार्यकाल जो है वह आता है 1999 से 2004 में। फिर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 1990 से 91 के बीच में रहा है। फिर आते हैं इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, जिनका कार्यकाल 1997 से 98 तक रहा, और विश्वनाथ प्रताप का जो कार्यकाल है वह 1996 से 97 तक रहा। तो इस तरीके से इन प्रमुख प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल रहे हैं। तो इस तरीके से ये सुमेलित है। तो इसके साथ ही जो आपका ऑप्शन है वह डी होगा। नेक्स्ट ई होगा, ऑप्शन इसमें डी होगा। तो डी के संदर्भ में आपको गलत बता दिया गया है। तो इसको फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से संबंधित है। कि HD देवगौड़ा का जो कार्यकाल है वह 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 है। आपको जो वो पहले बताया गया वो उसमें मिस्टेक से गलत बता दिया गया है। आप इसको याद कर लेना, मतलब इस वाला जो व्याख्या है इसके संदर्भ में देख लेते हैं कि HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, चंद्रशेखर जो है 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। तो वो लिखनी है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो अवधि के पूर्व यानी कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 की संक्षिप्त अवधि के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस तरीके से ये प्रधानमंत्री जी हैं और उनके कार्यकाल को बताया गया है। अब आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी, तीसरे गुलज़ारीलाल नंदा, चौथे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें सभी जो हैं उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि चारों जो हैं प्रधानमंत्री के लिए एक से अधिक बार के लिए नियुक्त किए गए हैं। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समय अंतराल के बाद सुशोभित किया? पहले ही जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे गुलज़ारीलाल नंदा, चौथे आते हैं इंदिरा गांधी, पाँचवें आती हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा होगा, क्योंकि इन तीनों प्रधानमंत्रियों ने अपने एक से अधिक समय अंतराल में पद को सुशोभित किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि भारत के किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के बाहर हुई है? तो वह लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि इसमें प्रधानमंत्री के संदर्भ में दिया गया है कि यह किस राज्य मतलब कि किन प्रांतों से संबंधित है, जैसे कि PV नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, SD देवगौड़ा, चरण सिंह और नरेंद्र मोदी। तो इसमें बताना है कि कौन किससे सम्मिलित है। PV नरसिम्हा राव जो है वह अविभाजित भारत से संबंधित है, अविभाजित आंध्र प्रदेश से संबंधित है PV नरसिम्हा राव। मोरारजी देसाई जो है वह आपके बम्बई से संबंधित है। फिर आते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जो है कर्नाटक से हैं। और जो चरण सिंह आते हैं, चरण सिंह अविभाजित भारत उत्तर प्रदेश से, और नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो इसके साथ ही आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी आएगा, उत्तर में डी होगा। इसके इस तरीके से ये एक दूसरे से सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो यह चंद्रशेखर जी रहे, जो कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, फिर भी प्रधानमंत्री बना दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? वह चंद्रशेखर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? वह चंद्रशेखर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह रहे, क्योंकि इनको देखा जाए तो इनका कार्यकाल में कोई बैठक ही नहीं हुई लोकसभा के, और ये लोकसभा की निर्धारित बैठक एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस कारण से चौधरी चरण सिंह के संदर्भ में आता है। फिर आता है कि भारत के संघीय वित्त मंत्री कौन रहे हैं? तो बीपी से आर वेंकटरमण, वाई चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो ये सभी जो रहे हैं वह भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। कब की गई? नरसिम्हा राव के द्वारा। और आता है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ऑप्शन सी वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह कथन इनके अंतर्गत में सही नहीं है, क्योंकि ये जो रहे हैं भारत के वित्त मंत्री रहे हैं, ना कि भारत वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कि असम राज्यसभा के सांसद सदस्य रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें कथन कहता है कि मंत्री नीति बनाते और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। दूसरा आता है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि कौन सा कथन और कारण सही है। तो कथन इसमें इस तरीके से दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि कथन और कारण है तो दोनों सही, लेकिन इसका दोनों का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। तो कारण आता है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा कि कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन के बारे में। ऑप्शन ए कि मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, ऑप्शन बी आता है कि संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ, ऑप्शन सी कि 44वें संविधान संशोधन हुआ, और ऑप्शन डी 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का जो पद का उल्लेख है भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, जो पूर्णतः गैर संवैधानिक होता है, एक पद है। नेक्स्ट आता है कि कथनों पर विचार करना है कि पहला कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा आता है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही नहीं है। कि अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करता है। और कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है, और सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट आता है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि वह समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। दूसरा आता है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशालय कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऑप्शन डी होगा कि इसमें ना पहला है ना दूसरा है। नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट समितियों से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। कथन कहता है कि संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कारण दूसरा कथन आता है कि कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की पर जरूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की गई हैं। कथन तीसरा आता है कि यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो वह आवश्यक नहीं कि समिति के अध्यक्ष हों। और चौथा आता है कि संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें पहला और दूसरा जो कथन देखा जाए तो इसके अंतर्गत यह सही है, लेकिन इसका तीसरा और चौथा जो कथन है वह गलत है। तो इस कारण से इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो वह 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में इसमें संशोधन हुआ था और इसके अनुच्छेद 75 के खंड एक का जोड़कर यह प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम द्वारा लोकसभा में कुल सदस्यों के 100% या 15% तक की सीमा निर्धारित की गई। वह 91वां संविधान संशोधन 2003 है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा आता है कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालय की संख्या 36 है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए होगा क्योंकि केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? वह श्वेत पत्र होता है। नेक्स्ट आता है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर होता है? तो मंत्रिमंडल का गठन जो होता है गोपाल स्वामी आयंगर के द्वारा की रिपोर्ट के गठन पर 1949 में इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी हुई थी जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट आता है कि केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यह मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट आता है कैबिनेट सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षतः भारत के उपराष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। दूसरा आता है कि सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है जो कि लोक सेवा मंडल का पदेनाध्यक्ष होता है। तो इसके अंतर्गत बताना है तो इसमें केवल दूसरा इसका कथन सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत कि पूछा गया है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह विभाजन प्रणाली आपकी अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। नीति एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। तो ऑप्शन सी होगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का क्या होती है? तो इसके अंतर्गत इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? 1951 ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? JL नेहरू शांतिवन, ऑप्शन बी आता है LV शास्त्री विजय घाट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और ऑप्शन डी राजीव गांधी कर्मभूमि। तो ऑप्शन डी होगा इसमें कि इसमें राजीव गांधी का कर्मभूमि नहीं है क्योंकि राजीव गांधी की वीर भूमि है ना कि कर्मभूमि। नेक्स्ट आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी होता है। जब जय जवान जय किसान का नारा देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के समय 1965 में दिया हुआ था। यहाँ पर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।